नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। कुएं में गिरने से 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत की खबर है। हल्दी की रस्म के लिए कुएं के पास गई हुई थी महिलाएं, जिस वक्त 13 लोगों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुशीनगर के नौरगिया गांव की यह घटना है। हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। पीएम फंड से मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद देने का आश्वासन दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से यह खबर है, जहां पर जश्न मातम में तब्दील हो गया। कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है और कुल 15 लोग बताया जा रहा है कि कुएं में गिरे थे, जिनमें से 13 की मौत की खबर है। 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से रेस्क्यू की कोशिश की गई। प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो कुआं जिसमें गिरने से 13 लोगों की मौत हुई है। अब उसे सीढ़ियों के जरिए ढका गया है। फिलहाल 13 लोगों की मौत, खुशियों के बीच मातम का ये भयावह मंजर। मैं परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था, उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे। उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थीं, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का पे कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मार्चुरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। कुशीनगर के नेमुआ नौरंगिया के उसी गांव में हम मौजूद हैं, जहां कल रात जो है मट्टी कोड़वा के दौरान एक कुएं का स्लैब गिरने से 13 लोगों की दबकर मौत हो गई। हम और जिस अभी ताज़ा जो अपडेट आया है उसमें ये पता चला है कि जो एक महिला घायल थी वो भी जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उपचार के दौरान उनका भी जो है देहांत हो गया। तो हमारे साथ कुछ गाँव के लोग मुझे ये घटना कितने बजे हुई थी? और 8:30 बजे करीब। एक साथ इतने लोग इस कुएं पे कैसे चढ़ गए थे? देखने के लिए मट्टी कोड़वा होता है, कोई जेंट्स अलाउ नहीं होता है, सब बच्चियां थी देख रहे थे डांस। ये स्लैब कितना पुराना रहा होगा? जन्म के पहले का। कुआं कितना पुराना होगा? मालूम नहीं है सर, जन्म के पहले का कितना पुराना है मुझे मालूम नहीं ये बता सकते इसके बारे में। हम लोग को मालूम है। और बाकी लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं? बाकी लोग? हाँ, वो लोग कितने लोग गिरे थे? 21 लोग। 21 लोग गिरे थे, इसमें से 14 लोग मर चुके हैं, 7 लोग। तो ये देखिए, ये परिजन हैं, इनके घर के भी एक सदस्य की मौत हो चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये देखिए, ये वही कुआं है। इसकी गहराई की बात करें तो लगभग ये 70 से 80 फीट जो है गहरा कुआं है। और आप देख सकते हैं कि इसमें रात में जो है घटनास्थल पे एसडीआरएफ की टीम को प्रशासन ने बुलाया था। एहतियात के तौर पे एसडीआरएफ में रात में ही इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला। काफ़ी देर तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया और थोड़ी देर पे वो नीचे जाते थे। फिर जब कुएं में, चूंकि ये कुआं बहुत दिनों से बंद था तो इसमें जहरीली गैस की संभावना थी, तो उनका भी जब दम घुटने लगता था तो वो थोड़ी देर बाद वो जो है ऊपर आ जाते थे। और उन्होंने एहतियात के तौर पर काफ़ी कुएं का जो है
छानबीन किया। जब इसमें उन्हें कोई अन्य व्यक्ति की बॉडी नहीं मिली, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहाँ से गंतव्य के लिए रवाना हुई और अब तक जो है यहाँ घटनास्थल पे जो है 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 13 बॉडी जो है यहाँ ग्राउंड जीरो पे आ चुकी है और अभी एक बॉडी का इंतजार हो रहा है। प्रशासन ने जो है लकड़ी का और अपने सुरक्षा बलों का काफ़ी यहाँ जो है बेहतर इंतजाम किया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ये आप देख सकते हैं कि समय समय पे जो है अभी आप देखिए ये कुशीनगर के जिलाधिकारी जो है और कुशीनगर के एसपी इस समय जो है मौके पे पहुंच चुके हैं और परिजनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और डेड बॉडी को जो है अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से प्रशासन जो है बात कर रहा है। आप देख सकते हैं कि और परिजनों से जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो जो है अंत्येष्टि के संबंध में जानकारी ले रहा है और चूंकि ये इतना दुखद घटना है कि पूरे गांव क्या पूरे क्षेत्र के लोग जो है गमगीन हो गए हैं। और कुशीनगर हादसे को लेकर बीजेपी सांसद विजय कुमार दुबे का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नगर जनपद के नेमुआ नौरंगिया के हम उसी गांव में मौजूद है जहां ये रात में जो है एक कुएं का स्लैब टूटने से 13 लोगों की रात में मौत हो गई, जहां एक जो महिला घायल थी आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हमारे साथ मौजूद है कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी। हम जाने सांसद जी, आप रात में भी आए थे और अभी इस समय भी आप आए हैं, क्या कहेंगे इस घटना पे? बहुत दुखी घटना है, बहुत दुख देने वाला और मृतक परिवार के साथ हम लोग की पूरी संवेदना है, पूरी सरकार खड़ी है और स्थानीय स्तर पर थानाध्यक्षों या अधिकारी बहुत तत्परता से पानी निकालने का कार्य हुआ। ग्रामीण भी जो युवा थे बहुत तत्परता से उसमें सहायता किया गया, लेकिन ये एक हादसा था और चूँकि निजी कुआं की किस हिसाब से वो स्लैब पड़ा था, कमज़ोर था, मजबूत था, किसी को पता नहीं था। बगल में ही मटकोर का कार्यक्रम चल रहा था, महिलाएं बच्चियां उस पर ज़्यादा खड़ा होकर देख रही थी ऊंचाई होने के नाते। अचानक टूट गया। टूटते ही खबर मिलते ही सभी हम लोग यहाँ पर जिले के अधिकारी भी, बाहर से भी अधिकारी लोग, पता ही लगा होगा आप लोग को, सभी आते हैं। हाँ, इस समय भी अधिकारी सभी हैं यहाँ और मृतक परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। अभी तो हेतुक सहायता के लिए मैं तुरंत ही रात में बात किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया था और आज 4-4 लाख रुपया फिलहाल मृतक परिवार को अहेतुक सहायता दिया जा रहा है। आगे भी जो व्यवस्था है सरकार करेगी इन परिवार के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो नागेंद्र त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, कुशीनगर। चन्नी ने क्या कुछ कहा था और प्रियंका उस बयान पर क्यों हंसी थी, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी बिहार पर सीएम चन्नी की टिप्पणी, विवादित बोल पर प्रियंका हंसती रही। प्रियंका की हंसी, यूपी में कांग्रेस फंसी। सियासत में हर बोल के मायने होते हैं, हर बयान के मतलब होते हैं, लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं, विवादित बयानों से परहेज नहीं करते और जब चुनाव हो तो बात ही क्या है। कुछ ऐसा ही पंजाब में देखने को मिला जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने उत्साहित पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा बोल गए जिसका असर पंजाब से ज्यादा यूपी में दिख रहा है। पंजाब में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस छटपटा रही है। पार्टी को पंजाब में किला ढहता नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी का हर दिग्गज जोर आजमाइश कर रहा है। इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी मंगलवार को पंजाब के रूपनगर में ट्रैक्टर रैली निकाल रही थी। उनके साथ सीएम चन्नी भी थे। इसी दौरान प्रियंका ने पंजाब और पंजाबियत की बात कह दी। इनको समझाइए कि मंच पे खड़ी होकर बनावटी पगड़ी पहनने से सरदार नहीं बनते। इनको
इनको समझाइए कि इस साफे में कितनी हिम्मत है, कितनी मेहनत है। इनको समझाइए कि पंजाब पंजाबियों का है, कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। पंजाबियत की आड़ में प्रियंका ने बाहरियों को घेरने की बात कही थी। सीएम चन्नी चौड़े हो गए और फिर उन्होंने यूपी बिहार पर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। ओ भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक ਲਈ तगड़े हो के एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ, बिहार ਦੇ, दिल्ली ਦੇ ਭਈਏ आके ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। रूपनगर में सीएम चन्नी की जोश जोश में जुबान क्या फिसली। चन्नी से ज्यादा घेराबंदी प्रियंका गांधी की हो रही है, क्योंकि जब चन्नी बयान दे रहे थे तो प्रियंका हंस रही थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित कर रहे हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास, लोगों को आपस में लड़ाकर। भारत में हर व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाकर रोजगार लेने का और रोजगार देने का अधिकार है। और जिस प्रकार से चन्नी ने जो बयान दिया है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान को तार तार करता है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कहता हूं कि इस बयान को वापस लेने के लिए चन्नी को बाध्य करें और देश से माफी मांगें। कांग्रेस की वही पुरानी मुगलों वाली सोच है कि फूट डालो और शासन करो। चन्नी जी, ये आपकी अभद्र भाषा ये पंजाब और पंजाबियों की नहीं हो सकती है। पंजाब तो हमेशा कहता है जी आया नु, और आपकी इस अभद्र भाषा जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए आपने बोला है, मैं फिर से आ रहा हूं पंजाब में और पंजाब के हर पिंड पिंड जाऊंगा, पंजाब के हर शहर शहर जाऊंगा और आप हमें पंजाब में प्रचार करने से नहीं रोक सकते। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चन्नी के भैया वाले बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी से ताल्लुक रखती है, ऐसे में वो भी भैया है। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करते हैं, तो वो भी तो भैया हो गए। चन्नी के बयान पर सिर्फ सियासी पारा नहीं चढ़ा, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। चन्नी से ज्यादा लोग प्रियंका से नाखुश हैं। लोगों ने प्रियंका के लड़की हूँ लड़ सकते हूँ वाले नारे पर तंज किया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, प्रियंका हूँ, यूपी के लोगों को कांग्रेस गाली दे तो हंस सकती हूँ। तो एक दूसरे यूजर ने प्रियंका की मौजूदगी में यूपी के लोगों का मजाक उड़ाने और अपमानित करने वाले बयान को लेकर लिखा, चिंता मत करें, कांग्रेस यूपी में 10 सीटें भी नहीं जीतने वाली। बहरहाल चन्नी ने जिन लोगों को भैया कहकर अपमानित किया वो ही पूरा पंजाब चलाते हैं। पंजाब में जो खेत खलिहान हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो यूपी बिहार के लोगों की बदौलत ही चलती है। ऐसे में लोगों को बांटने की राजनीति करने के बजाय मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अखिलेश यादव ने दरअसल कहा क्या कुछ था वो आपको सुनवा देते हैं। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? सुना है एक वर्दी उतार के भी आ गए हैं कुछ लोग, जिन्होंने जिंदगी भर लूटा, जिन्होंने जिंदगी भर वसूला। कन्नौज में आए हैं, सुनना है कि वर्दी उतार के आए हैं। और विवेक तिवारी सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। विवेक, ऐसा लग रहा है ये जो चुनाव होने जा रहे हैं
इसमें वोटरों को रिझाने का काम आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के जो बयानबाजियां हैं, इन बयानबाजियों की तरफ ज्यादा मोड़ा जा रहा है चुनाव को, विवादित बयान ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों को लेकर के इशू, जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कल जो असल में कन्नौज से जो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनका नाम असीम अरुण है, वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे और कुछ दिनों पहले वो वीआरएस लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कन्नौज में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कल वहाँ पर रैली कर रहे थे। रैली के दौरान हुआ ये कि अचानक समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कुर्सियाँ तोड़नी शुरू कर दी और बैरिकेडिंग तोड़ करके वो अखिलेश यादव जहां पर मंच पर थे उनकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और इस दौरान जो कुछ हुआ उस पर अखिलेश ने कहा कि पुलिस वालों पर इस तरह की भाषा या इस तरह की टिप्पणी की है। बाद में अखिलेश यादव ने भाषण पूरा नहीं दिया, वहां से चले आए और कानपुर में भी इसके बाद उनकी रैली थी, वहां भी इसी तरह का सीन क्रिएट हुआ, वहां भी कुर्सियां तोड़ी जाने लगी और लोग बैरिकेडिंग की तोड़ करके बढ़ने लगे। वहां अखिलेश यादव भाषण अधूरा छोड़ करके चले आए। तो इस तरह की परिस्थितियां बन रही। कन्नौज में इसके पहले जब प्रधानमंत्री की एक मीटिंग हुई थी या योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी बाद में कुर्सियां तोड़ने की स्थिति बन गई थी। तो वहां कुछ ज्यादा ही ऐसा लगता है कि वर्कर्स एक्साइटेड हैं, वहां पर जो कैंपेनिंग या इलेक्शन चल रहा है। बहरहाल अखिलेश यादव ने जो कुछ पुलिस वालों को लेकर के कहा उसको बहुत अच्छे संदर्भ में नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी इसको इशू बना रही है, लेकिन जो वाकया था पूरा ये था कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो अखिलेश की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां तोड़ी गई और अखिलेश यादव ने इस तरह के कमेंट किए। तो ये जो रिपीटेड घटनाएं हो रही हैं, पिछली बार भी जिस तरह से हमने देखा कि जब पीएम आए थे, जब सीएम आए थे, उसके बाद भी कुछ लोगों ने कुर्सियां तोड़ी, इस तरह की हरकतें करी, इस पर कोई एक्शन लिया गया प्रशासन की तरफ से? जी नहीं, इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ संज्ञान में लिया गया है। प्रधानमंत्री की रैली में तो प्रधानमंत्री के जाने के बाद ये सब हुआ था। मुख्यमंत्री के रैली में भी जब वो चले गए थे तो अचानक लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कुर्सियां वगैरह तोड़ी थी। तो कन्नौज में ये कुर्सियां तोड़ने का तीसरा मामला है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके बाद अखिलेश यादव की मीटिंग में। तो ऐसा लगता है कि जो टेंशन पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स में है वो नीचे जाकर के कार्यकर्ताओं में भी ज़्यादा हो जा रही है और इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो इसमें चुनाव आयोग को और जो प्रशासनिक अमला उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं जो है बिल्कुल भी मर्यादित नहीं कही जा सकती है। शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के कुछ काम ऐसे हैं जो कि चुनावों को अलग दिशा में मोड़ रहे हैं। बहरहाल फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर की हम बात कर लेते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई होगी। हिजाब विवाद पर कल कर्नाटक हाईकोर्ट में दलील दी गई। घूंघट, चूड़ी, पगड़ी को अनुमति है तो हिजाब को क्यों नहीं। मुस्लिम छात्राओं की दलील पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई की जाएगी। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। तो हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 2:30 बजे फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक नए मामले, नए बवाल सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक और दलील कर्नाटक हाईकोर्ट में दी गई है। आज 2:30 बजे फिर से सुनवाई होनी है। दलील में कहा गया है कि चूड़ी, बिंदी, घूंघट और पगड़ी को अगर मंजूरी है तो फिर हिजाब क्यों मंजूर नहीं। और मेरे सहयोगी नमित त्यागी सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमित, ये जो हिजाब विवाद है एक कॉलेज से शुरू हुआ, 6 छात्राओं से शुरू हुआ और आज इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक भी तस्वीर अच्छी नहीं है, हर तस्वीर एक से एक गंभीर और हर तस्वीर चिंताजनक है। क्या कुछ आपको क्या लग रहा है, अब किस दिशा में जा रहा है ये हिजाब विवाद? तीसरे चरण का चुनाव भी होने वाला है अब। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर जो हिजाब विवाद शुरू हुआ था उसने धीरे धीरे अब अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ठीक उसके बाद हमने देखा था कि यूपी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था, उसके बाद यूपी चुनाव में भी हिजाब विवाद ने एंट्री कर ली थी और अभी कुछ देर पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक ट्वीट किया है और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो उनके साथ हैं, उनके वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मुस्लिम महिलाओं से उनका अधिकार छीन रहे हैं
हैं हिजाब पहनने का। फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। अब आते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई पर, क्योंकि सोमवार से लगातार सुनवाई जारी है और आज 2:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। अभी तक जो 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ की वकीलों से जो तर्क दिए गए हैं, उनमें ये कहा गया है कि जो हिजाब विवाद है ये कोई धार्मिक कट्टरता का विषय नहीं है, ये आस्था से जुड़ा विषय है और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसलिए ये जो पूरा मुद्दा है ये एक धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक आस्था के जुड़ा हुआ मुद्दा है। और दूसरा, वकीलों ने यह भी कहा है कि ये जो पूरा मामला है केवल एक जो समुदाय है उसके खिलाफ किया जा रहा है। इससे पहले कल जो तर्क दिए गए थे उसमें यह कहा गया था कि कुछ लोग पगड़ी पहनकर आते हैं, कुछ लोग बिंदी लगाकर आते हैं, कुछ महिलाएं। पहले केरल में भी हमको देखने को मिला था, केरल कोर्ट में भी कुछ इसी तरह की बात कही गई थी। बहरहाल आज इंतजार करना होगा 2:30 बजे कोर्ट में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। और अब बात बप्पीदा की। दरअसल बप्पी लहरी जो अपने आप में म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग नाम थे, एक अलग उनका अंदाज था, उनका आज अंतिम संस्कार होना है और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। उनके अंतिम सफर की ये तस्वीरें हैं। आखिरी सफर पर बप्पीदा निकल चुके हैं। बप्पीदा को नमन करने सिने स्टार्स पहुंचे और फैंस का भी हुजूम उनके घर के बाहर लगा हुआ है कल से ही। बप्पीदा ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग गाने दिए, अलग अलग स्टार्स उनके गानों पर झूमे, उनके गानों पर थिरके और अब वो आवाज, वो अंदाज शांत हो गया है। फेफड़ों की बीमारी से लड़ रहे थे बप्पीदा और आखिरकार उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बप्पीदा को आखिरी विदाई देने के लिए तमाम सिने स्टार्स पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम सफर पर बप्पीदा निकल पड़े हैं। उनके परिजनों का, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक ही महीने के भीतर बॉलीवुड ने अपने 2 उम्दा कलाकार, 2 उम्दा गायक खो दिए। पहले लता दीदी और अब बप्पीदा। मेरे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं सीधा, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। शुभम, बेहद ही दुखद ये घटना है और हम जानते हैं कि जो माहौल है बेहद गमगीन होगा। क्या कुछ देख पा रहे हैं? किसी से आपकी बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम उसी शमशान घाट में मौजूद है जहां पर बप्पी लहरी का जो पार्थिव शरीर है इस वक्त आप तस्वीर मिल सकते लाए हैं और पंडितों के जो मंत्र के उच्चारण है वो शुरू हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनके जो परिवार वाले हैं उनको मुखाग्नि देंगे और उनके जो पार्थिव शरीर है उसमें उनकी जो है वो चिता जलाई जाएगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से कि जो बप्पी लहरी का पूरा परिवार है, उनके बेटे, उनकी पत्नी इस वक्त जो है शमशान भूमि में मौजूद है और उनकी जो पत्नी है वो बप्पीदा लहरी के चेहरे को जो है उनको आंख से आंसू जो है वो नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जब किसी के परिवार का कोई सदस्य जब इस दुनिया से गुजर जाता है तो उस परिवार वालों के ऊपर जो आप बीती है वो किसी से बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परिवार बप्पी लहरी एक ऐसे शख्स थे जो पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में अपने गानों से सभी का मन मोह रहे थे, लेकिन जिस तरह से मंगलवार की देर रात तकरीबन 11:45 बिल्कुल शुभम, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम चाहने वाले, तमाम परिजन, दोस्त, इष्ट मित्र सभी शमशान घाट पहुंच चुके हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। एक बहुत बड़ा नुकसान है भारत के लिए, बॉलीवुड के लिए, सिने जगत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।